दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक होने वाली है। किसान मोर्चा की यह बैठक करीब 11 बजे शुरू होगी। किसान मोर्चा की इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि तीनों कृषि कानून वापसी के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या किसान बॉर्डर को खाली कर देंगे। इससे पहले किसान मोर्चा की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि सरकार की तरफ से फोन करके कमेटी के लिए 5 नाम मांगे गए थे। हालांकि इस बारे में कोई लिखित बातचीत नहीं होने का दावा किया गया। कमेटी के लिए 5 नाम मांगने की बात सामने आने के बाद किसान मोर्चा ने 1 दिसंबर को होने वाली बैठक को रद्द कर दिया था। इससे पहले किसान मोर्चे ने 29 नवंबर को होने वाली संसद मार्च को भी स्थगित कर दिया था। किसानों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक बेनतीजा रही। यह बैठक 3 घंटे तक चली लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। सीएम के साथ बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें खासतौर पर किसानों पर दर्ज केस वापस लेना और मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, नौकरी देने और स्मारक पर बात हुई। लेकिन बताया गया कि किसी भी मुद्दे पर उनकी सरकार के साथ सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा अपनी अगली रणनीति सुबह 11 बजे की बैठक के बाद तय करेगा। कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई है और अगला जो फैसला होगा सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है और बातचीत हमारी टूट गई है। जो हमारे मुद्दे थे, मुआवजे का था, नौकरियों का था और स्मारक स्थल का था और केस वापसी का था, ये सब मुद्दे थे। कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बनी है। ना कड़ा रुख था ना नरम रुख था, लेकिन कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई। इस बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया कि हरियाणा सरकार किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी की मांग पर विचार कर रही है। साथ ही किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए जानकारी भी जुटाई जा रही है। हरियाणा सरकार इस पर पॉजिटिव है। पीछे हम बैठे थे और हरियाणा सरकार ऐसा आंकड़ा सारा इकट्ठा कर रही है कि कितने लोग हरियाणा के इस आंदोलन में जो है उनके प्राण गए हैं, उनकी जानकारी सब इकट्ठा कर रही है। और मुकदमे वापसी के बारे में भी हरियाणा सरकार बहुत, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव है और वो मुकदमों की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर रही है। जो मुकदमे वापस हो सकते हैं वो हरियाणा सरकार सारे करने की कि उसमें मुझे लगता है कि उनकी अपनी इस बारे में क्या क्या किया जाए, इस पर मुख्यमंत्री जी और कुछ सीनियर मंत्री हम सब लोग बैठे थे। एमएसपी गारंटी पर कानून की किसानों की मांग के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में एमएसपी पहले भी थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जो कमेटी बनाई है वो उस पर विचार करेगी। तीनों कृषि कानून वापसी के बाद एमएसपी पर गारंटी कानून समेत 6 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। महाराष्ट्र के ठाणे से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां भिवंडी कल्याण रोड पर एक तेज रफ्तार से आता ट्रक 2 लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बताया गया कि ये दोनों लोग अपने घर के सामने खड़े हुए थे कि तभी पीछे से आए ट्रक ने वहां खड़ी एक कार को टक्कर मार दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें वो ट्रक बहुत तेज स्पीड से आता दिखाई दिया। उसने जैसे ही सड़क किनारे खड़ी सफेद कार को टक्कर मारी, कार उछलकर आगे आ गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लड़के सामने खड़ी मोटरसाइकिल और पीछे से आई कार के बीच फंस गए। बताया गया कि इस हादसे में घायल हुए दोनों लड़के फौरन ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो मौका पाते ही वहां से भाग निकला। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वहां देहरादून के परेड ग्राउंड में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। पीएम उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात भी सौंपेंगे। पीएम मोदी वहां दिल्ली से देहरादून तक इकोनॉमिक कॉरिडोर और 4 धाम के लिए नई सड़क के उद्घाटन और शिलान्यास समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। इसकी लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए होगी। इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पश्चिमी यूपी से होकर गुजरेगा। सवाई माधोपुर में कटरीना की शादी की तैयारियों पर अधिकारियों ने बैठक की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में 120 मेहमान ही शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा समेत दूसरे इंतजामों पर डीएम दफ्तर में एक बैठक भी हुई। इन दोनों की शादी के कार्यक्रम 7 से 10 दिसंबर तक वहां के एक होटल में होंगे।
गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक जयेश सलगांवकर बीजेपी में शामिल हो गए। पणजी में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में पीवी सिंधु और के श्रीकांत हार गए। हालांकि सिंधु पहले ही इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी हैं, जबकि के श्रीकांत इससे बाहर हो गए। चौपाल में दिए गए जेपी नड्डा के परिवारवाद वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। जेपी नड्डा जी ने बहुत अच्छा से कहा है, क्योंकि अब संघ परिवार जो है वो देश के राजकारण से समाप्त होने जा रहा है। जेपी नड्डा ने कहा था कि महाराष्ट्र भी परिवारवाद पर चलने वाले राज्यों में जुड़ गया है। अब महाराष्ट्र भी आजकल फैमिली की तरफ चल पड़ा। यानी ये जो पॉलिटिकल कल्चर में फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यह एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए। इसके अलावा वहां कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी गई। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह फैसला लिया गया। अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा को खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने धमकी दी। एक ऑडियो क्लिप के जरिए मनजिंदर सिंह सिरसा को यह धमकी दी गई। जे अपना भला चाहना ना पंजाब ते ना बाहर दे मुल्क दा रुख करी। सिक्स फॉर जस्टिस की इस धमकी पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीखा पलटवार किया। ना तो मैं इसकी ऑडियो से ना वीडियो से, इसने पहले भी बहुत ऐसी कोशिशें की हैं। ना तो मैं डरता हूं, ना मुझे इनकी परवाह है। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कोरोना नियमों का खास ध्यान रखा गया। वहां पूरी पड़ताल और शरीर का तापमान जांचने के बाद ही दर्शकों को स्टेडियम में जाने दिया गया। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, साथ ही साथ यहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। पंजाब के रोपड़ में अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके महिलाओं पर दिए गए एक बयान पर विरोध झेलना पड़ा। कंगना रनौत ने बयान दिया था कि महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं, जिससे आग बबूला लोगों ने रोपड़ में कंगना की गाड़ी को रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और बाकी लोगों ने कंगना की गाड़ी को ऐसा घेरा कि वो करीब 1.5 घंटे तक वहीं खड़ी रही। कई प्रदर्शनकारी तो गाड़ी के सामने सड़क पर बैठ गए और कंगना के सामने ही उनके खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई और कंगना को वहां से निकालने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने तो जैसे ठान लिया था कि वो बिना माफी मांगे करीना को जाने नहीं देंगी, माफ कीजिएगा कंगना को जाने नहीं देंगी। बात हाथ से निकलती दिखी तो कंगना बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने में जुट गई और गाड़ी का शीशा खोलकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से मिली। इसके बाद उन्होंने साफ किया कि उनका बयान केवल शाहीन बाग में आंदोलन करने वाली महिलाओं के लिए था। कंगना के इस बयान के बाद गुस्साई महिलाएं नरम पड़ गई और वो कंगना को बेटी बोलकर समझाने लगी। यही नहीं, उन्होंने प्यार से कंगना के गालों पर हाथ रखा, जिसके बाद कंगना गाड़ी से बाहर आई और उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिर वो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाकर आगे निकल गई। इस बीच खबर यह आई कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने दिए बयान पर माफी भी मांग ली। लेकिन इस हंगामे से निकलने के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगने वाली खबर से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि उनसे माफी मांगने को कहा ही नहीं गया था। हालांकि इससे पहले जब वो प्रदर्शनकारियों से घिरी हुई थी तो उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि पुलिस नहीं आती तो वहाँ लिंचिंग हो जाती। अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत मनाली से मुंबई जाने निकली और जैसे ही किसानों को भनक लगी वो वहां पहुंच गए और उन्होंने कंगना की गाड़ी को रोक दिया। यूपी की बलिया नगर पालिका की बैठक में एक अधिकारी और एक पार्षद के बीच झड़प हो गई। इस बीच विकास पांडे नाम के इस पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष और एक अधिकारी पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाने के बाद कुछ ऐसा कर दिया जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन इससे ठीक पहले बलिया नगर पालिका के पार्षद विकास पांडे बैठक में फूलों की माला लेकर पहुंच गए और वहां कुर्सी पर बैठे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जबरन फूल माला पहनाने की कोशिश करने लगे। अरे यार ये कौन बात बोली यार। वो यही नहीं रुके और घोटाले के आरोप वाला सर्टिफिकेट जबरन अधिकारी को थमाने की कोशिश करते दिखे। पार्षद विकास पांडे को ऐसा करने से रोकने के लिए वहां कुछ लोग जुट गए और पुलिस भी उनके पास पहुंच गई। इसके बावजूद उन्होंने जमीन पर रखी किसी चीज से चूना निकालकर अधिकारी के चेहरे पर लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे।
इसके बाद उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष और उस अधिकारी पर कई योजनाओं में भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर अभी तक ये सब 15 करोड़ रुपया ये कहां ले गए हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। हंगामे के बीच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वो पुलिस से भी धक्का मुक्की करते नजर आए। मुझे पकड़ सकते हैं, मेरी बात सुनिए। कुछ देर तक यह हंगामा चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। वहां जैसलमेर में अमित शाह दोपहर करीब 3 बजे तनूट राय माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो शाम को 4 बजे रोहताश बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा करेंगे। शाम करीब 6:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रात करीब 8 बजे अमित शाह जवानों के साथ बॉर्डर पर ही खाना खाएंगे और फिर उनके साथ बातचीत भी करेंगे। 5 दिसंबर को अमित शाह बीएसएफ के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। बीएसएफ का स्थापना दिवस पहली बार जैसलमेर में मनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए आर्थिक मदद देने की मांग की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही इससे जुड़ी नामों की एक सूची भी जारी की। हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना मामलों पर लोकसभा को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अब तक इसके 3 करोड़ 46 लाख मरीज सामने आए हैं, जिनमें 4.5 लाख से ज्यादा की मौत हो गई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कोरोना से हुई मौतों का यह आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे कम है। भारत में भी 3.46 करोड़ कोरोना के केस आए हैं। दावा किया गया कि राजस्थान के भरतपुर में खाद के लिए लाइन में खड़े एक आदमी की मौत हो गई। खाद लेने के लिए गए थे, उनकी मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को एक नोटिस भेजा और हज कमेटी का गठन न होने पर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। इससे पहले अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 2019 से केंद्रीय हज कमेटी का गठन नहीं होने का आरोप लगाया गया। केंद्र की बनाई ये कमेटी ही अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर लोगों को हज पर भेजने का इंतजाम करती है। अनन्या बंसल ने बहरीन में खेली जा रही एशियन यूथ पैरा गेम्स में देश को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने शॉटपुट में सिल्वर मेडल हासिल किया। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा। तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। इस बर्फबारी की कुछ तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति से सामने आई, जिन्हें देखकर यह साफ हो गया कि वहां की रफ्तार अचानक क्यों थम सी गई। पहाड़ों के हरे भरे पेड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिखे। वहां की सड़कों का तो मत ही पूछिए। बर्फ ने ऐसा डेरा जमाया कि क्या मजाल कोई गाड़ी 1 इंच भी उन सड़कों पर आगे बढ़ पाए। इसलिए कई गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। उन गाड़ियों की छतें और शीशे भी बर्फबारी की चपेट में आने से बच नहीं पाए। कुछ मकानों की छतों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ की परत जमी नजर आई। कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भी सामने आई। वहां भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में तो सड़कें तक दिखना बंद हो गई, जबकि गाड़ियों और मकानों की छतों पर बर्फ का कब्जा हो गया। वहां अचानक ठंड इतनी बढ़ गई कि कई लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। झारखंड के गिरिडीह से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में एक आदमी की जमकर पिटाई की। बताया गया कि वो अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन वो दोनों भाग गए और लोगों ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने उसकी खूब पिटाई की, जिससे वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्योंकि एक घर में चोरी की नीयत से घुसने के आरोप में कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा। हालांकि उसने कई बार हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन लोगों को उस पर तरस नहीं आया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग आरोपी को जमीन पर लेटाकर डंडों से बुरी तरह पीटते नजर आए, लेकिन मारपीट करने वालों का दिल नहीं पसीजा और वो उसे लगातार पीटते रहे। बताया गया कि बाद में पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मचे हाहाकार के बीच भारत के उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। कई राज्यों ने तो इससे जुड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए, जिनमें कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमाघरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा पाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में लिखा गया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनकी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद की जाए।
कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग ही मॉल और सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जा सकेंगे। यानी कर्नाटक में अब वही लोग पब्लिक प्लेसेस पर जा सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा कर्नाटक में वहां के स्कूल और कॉलेजों में होने वाले सभी आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है। मुश्किलें दिल्ली वालों की भी बढ़ सकती हैं क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है उनकी पब्लिक प्लेसेस में सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी जाए। यानी दिल्ली में वैक्सीन की एक भी डोज न लगवाने वालों की मेट्रो, डीटीसी बसों, मॉल, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद हो सकती है। यह सब कोरोना के नए और खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग अब तक वैक्सीन से दूरी बनाए हुए हैं, राज्य सरकारें उन्हें सार्वजनिक जगहों से दूर रखने का फैसला कर सकती हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। सभी राज्यों को इस वेरिएंट के नए मरीज का पता चलते ही जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। अभी तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज सामने आ चुके हैं और दोनों ही मरीज कर्नाटक में मिले हैं। लेकिन इस मामले में सरकार की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि देश भर में कोरोना के कई मरीज ऐसे हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। यानी ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि उनमें कोरोना का नया वेरिएंट है या नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ऐसे संदिग्ध मरीजों की तादाद 12 है, जबकि जयपुर में भी दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके सैंपल भी आगे की जांच के लिए भेज दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच होगी। चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ ये जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है खासतौर से इसमें बाहर से विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। इस बात को लेकर के हमने बात की है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं चमन पलानिया। चंडीगढ़ में एक महिला पर कोरोना के नियमों को तोड़ने पर केस दर्ज किया गया है। जिस महिला पर केस दर्ज किया गया वो दक्षिण अफ्रीका से लौटी है। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो तुरंत एक होटल में पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने महिला पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से विदेश से लौटने वालों, खासतौर पर उन देशों से जहां ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रभाव है, भारत में सख्ती बढ़ती जा रही है। हरियाणा के जींद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि पकड़े गए बदमाश पर इलाके के कारोबारी की हत्या का आरोप है और इसी वजह से पुलिस करीब 1 महीने से उसके पीछे पड़ी थी। और जब दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली तो सादी वर्दी में मौजूद कई पुलिस वालों ने उसे फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। बीच बाजार हुई दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग आरोपी को दबोचकर गाड़ी की तरफ बढ़ते नजर आए। पुलिस वालों के सादी वर्दी में होने की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। भीड़ में शामिल कई लोग तो इसे अपहरण की घटना समझने लगे। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने भी पुलिस की पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बाद में पुलिस वाले उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और जबरदस्ती उसे पीछे वाली सीट में बैठाकर आगे बढ़ गए। बाद में आरोपी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। नोएडा में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया। नोएडा में पुलिस ने सट्टेबाजी का गिरोह चलाने के आरोप में 3 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अलग अलग बैंक के 26 एटीएम और 4.5 लाख रुपए जब्त कर लिए। एमपी के जबलपुर में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हमले में 3 और लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के सागर में पुलिस ने नाबालिग की हत्या के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश की वजह से दोनों लड़कों ने मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी।
हैदराबाद पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 105 तोला सोना और 12 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली। बिहार के जमुई में एक मुखिया की हत्या से गुस्साए गांव के लोगों ने रोड जैम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ भी की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने मोबाइल का IMEI नंबर बदलकर ऑनलाइन भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 150 मोबाइल और 25 लाख रुपए का सामान जब्त किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज में पहली बार महिलाओं के लिए खुशखबरी आई। माना जा रहा है कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हुआ, क्योंकि पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए, जिसके लिए नए आदेश जारी किए गए, जिसके मुताबिक शादी के लिए महिलाओं की सहमति लेना आवश्यक होगा। नए नियमों के हिसाब से महिलाओं पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही विधवाओं को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। अदालत को भी इस तरह के मामलों में फैसला सुनाते हुए इन नए नियमों का ख्याल रखना होगा। वैसे तालिबान राज में आए इस आदेश में महिलाओं की शिक्षा और कामकाज पर कोई बात नहीं की गई। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास में बाजारों में उमड़ी भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकले, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के OPD में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए, जिसका असर OPD की सेवाओं पर पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फोडा की तरफ से बताया गया कि उनकी हड़ताल को सभी सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों का समर्थन मिला। और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हड़ताली डॉक्टरों ने अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए, जिसकी एक तस्वीर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई। 1 2 3 4 रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट PG 2021 की काउंसलिंग में देरी को लेकर हड़ताल करने का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर दिया था। दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने वालों ने दावा किया कि काउंसलिंग में देरी की वजह से PG फर्स्ट ईयर के छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा और इसी वजह से वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने बीते 1.5 साल से तनाव के बावजूद काम किया, लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद डॉक्टरों की कमी का दबाव वो नहीं झेल सकते। ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर हमें इसे और आगे बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। हड़ताली डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी अस्पतालों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे की वजह से तैयारी तेज कर दी गई है। वहां इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही 200 ICU बेड के साथ करीब 600 बेड भी तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे इंतजाम करने का दावा किया। करीब 600 बेड IGGMC नागपुर में हॉस्पिटल में तैयार किए जा चुके हैं। उसके अंदर में करीब 200 ICU बेड्स है, 160 अडल्ट ICU बेड्स है और करीब 35 से 40 छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ICU बेड्स तैयार किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। 2 ऑक्सीजन के बड़े प्लांट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें एक 20 किलोलीटर की कैपेसिटी का और एक 6 किलोलीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा माननीय जिलाधिकारी, माननीय विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, इनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 2 PSA प्लांट भी यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया जो है लगभग पूर्णता की ओर है। तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, इसके अलावा बेड्स की जो है दवाइयों की किल्लत ना हो, इस तरह से तैयारी की जाए। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिर गया। दिसंबर की शुरुआत होते ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में अच्छी खासी मात्रा में बर्फ गिरी, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी जम सी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से भी सामने आई। वहां बीते 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए और पेड़ पौधों को देखकर तो ऐसा लगा मानो उनकी टहनियों पर हरे पत्तों की जगह रुई ने ले ली हो। सबसे बुरा हाल तो किलांग का रहा, जहां का तापमान पूरे राज्य में सबसे कम दर्ज किया गया। वहां का पारा -13 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम में हुए इस बदलाव के बाद कम ही लोग घर से बाहर सड़कों पर दिखाई दिए। कुछ इसी तरह के हालात उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फ गिरने के बाद बन गए। चमोली के जोशीमठ से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पहाड़, मकान, पेड़ और सड़कें बर्फ से ढक गईं। इन हालात में वहां भी लोग ठंड बढ़ने से अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए।
उत्तरकाशी की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 3 दिन तक वहां इसी तरह बर्फ गिरती रहेगी। ऐसे में वहां के लोगों को भी कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी। शादी में जश्न के समय फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। बिहार के जमुई में शादी समारोह के जश्न के समय हुई फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में 3 लड़के गाने की धुन पर नाचते और फायरिंग करते नजर आए। दिल्ली के निहाल बिहार इलाके में सोने की चेन लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने पिस्तौल, जिंदा कारतूस और 25,000 रुपए कैश बरामद किया। मुंबई टेस्ट में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 221 रन बना लिए। मयंक अग्रवाल ने शानदार खेल दिखाते हुए शतक लगाया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों हार गई। जर्मनी ने डिफेंडिंग चैंपियन भारत को 4-2 से शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका सामना अब अर्जेंटीना से होगा। एमपी के ग्वालियर में जमीन विवाद में एक आदमी ने अपनी ही बहन और भाई को गोली मार दी। हमले में घायल भाई की इलाज के समय मौत हो गई, जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। इराक की राजधानी बगदाद में संसदीय चुनाव नतीजों के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। असल में वहां 10 अक्टूबर को हुए चुनाव में ईरान के समर्थन वाला एक गठबंधन बुरी तरह हार गया और इन लोगों का आरोप है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव नतीजों में धांधली की गई। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गठबंधन के सैकड़ों समर्थक सड़क पर जमा हो गए। झंडे लहराते हुए उन्होंने बीच सड़क पर खूब नारेबाजी की। कुछ लोग गोल गोल घूमकर भी नारे लगाते दिखे। एहतियात के तौर पर वहां सुरक्षा बल के कई जवानों को मुस्तैद कर दिया गया, क्योंकि जहां प्रदर्शन हो रहा था उसके पास ही ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन यानी वो इलाका जहां वहां के राष्ट्रपति और पीएम का आवास है। इसलिए जब गुस्साए लोग ग्रीन जोन की तरफ बढ़ने लगे तो सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और उन्हें रोकने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने जवानों की कोशिश को नाकाम कर दिया और उस पुल की दीवार पर चढ़ गए जो ग्रीन जोन को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हालांकि प्रदर्शनकारी इससे आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवानों का एक स्पेशल दस्ता तैनात था। इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वहां का चुनाव आयोग चुनाव में हुई धांधली को रोकने में नाकाम रहा। बिहार विधानसभा में ओवैसी के विधायक ने राष्ट्रगीत का विरोध किया। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सदन में वंदे मातरम गाने के बाद खत्म कर दिया गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तर उल ईमान ने इस पर आपत्ति जताई और वंदे मातरम का विरोध किया। मेरा विश्वास ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं इसे नहीं गाता, राष्ट्रगीत नहीं गाता। राष्ट्रगान के बारे में मुझे आपत्ति कहां थी? इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने अख्तर उल ईमान को आड़े हाथ लिया। तो जहां का राष्ट्रगान उनको मंजूर है वही जाए। अब भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ का राष्ट्रगान मंजूर होना चाहिए और उस पर गर्व होना चाहिए। कानपुर में फिर तेंदुआ दिखने के बाद वहां के लोग दहशत में आ गए। इसके बाद वन विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर के एक गांव में छापेमारी की और वहां से विस्फोटक बरामद करने का दावा किया। दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में हुए अग्निकांड के मामले में अंसल भाइयों को कोर्ट से झटका लगा। पटियाला हाउस कोर्ट की बड़ी बेंच ने सिनेमा घर के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सुनाई गई 7 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। अब इसकी ऑफेंस की सीरियसनेस और ग्रेविटी को देखा और ये सब देखते हुए इनकी प्ली को डिस्कार्ड किया, रिजेक्ट किया